नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, लिल लॉन्स की हाउ टू टॉक टू एनीवन। ये किताब दावा करती है कि भाई बातचीत के 92 छोटे-छोटे गुर हैं, ऐसे गुर जो सामाजिक और व्यावसायिक सफलता दिला सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस किताब में गहराई से उतरेंगे, कोशिश करेंगे कि वो खास बातें, वो तकनीकें निकालें जो किसी को भी ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा प्रभावशाली कम्युनिकेटर बना सके, खासकर उनके लिए जो कम समय में बेहतर जुड़ना चाहते हैं। पर सवाल यह है, क्या वाकई ये छोटी छोटी बातें इतना फर्क डालती हैं? बिल्कुल डाल सकती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बातचीत मतलब बस शब्द, पर ये बहुत बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। सोचिए, एक स्टडी कहती है कि दो लोगों के बीच बात करते वक्त हर सेकंड 10,000 तक सूचना इकाइयां, मतलब हाव भाव, आवाज का टोन, आंखें, इनका आदान प्रदान हो सकता है। लॉन्स हमें यही सिखाती हैं कि बारीक संकेतों को कैसे समझें, कैसे इस्तेमाल करें। सिर्फ क्या कहना है वो नहीं, बल्कि कैसे कहना है वो भी बहुत अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि भाई बिना कुछ बोले भी हम अपनी छाप कैसे छोड़ सकते हैं। ये जो पहली मुलाकात का जादू है, ये कैसे काम करता है? लॉन्स कहती हैं, हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड होते हैं किसी पर अपनी छाप छोड़ने के लिए, बस 10 सेकंड। और इसमें आपकी मुस्कान, खासकर एक खास तरह की मुस्कान, वो कमाल कर सकती है। तकनीक नंबर 1 है द फ्लडिंग स्माइल, मतलब वो मुस्कान जो धीरे धीरे आए, चेहरे पर फैले, आंखों तक पहुंचे। एकदम से जो आती है ना, वो नहीं। किताब में मिस्सी का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। वो अपने फैमिली बिजनेस की सीईओ बनी तो उनकी जो पुरानी खिलखिलाहट वाली मुस्कान थी वो बदल गई। उसकी जगह एक धीमी, ज्यादा गहरी मुस्कान आ गई और नतीजा, लोग उन्हें ज्यादा गंभीर, ज्यादा विश्वसनीय मानने लगे। ऐसा नहीं कि वो मुस्कुराती नहीं थी, बस अंदाज बदल गया, उसमें एक ठहराव था। आपको क्या लगता है, ये धीमापन क्यों काम करता है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, ये ना मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करता है। वो जो तुरंत वाली चौड़ी मुस्कान होती है, वो कई बार थोड़ी मतलब सतही लग सकती है ना? जैसे किसी के लिए भी हो, बस एक आदत हो। लेकिन जब आप एक पल रुकते हैं, सामने वाले को देखते हैं और फिर मुस्कुराते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये मुस्कान असली है, खास उन्हीं के लिए है। वो एक सेकंड का ठहराव दिखाता है कि आपने उस व्यक्ति को सच में देखा है, पहचाना है। इससे वो कनेक्शन, वो भरोसा बढ़ता है। सही कहा, बिल्कुल। और मुस्कान के बाद आंखें। तकनीक 2 है स्टिकी आईज, चिपचिपी निगाहें। सुनने में थोड़ा अजीब है शायद, पर इसका मतलब है कि बातचीत खत्म होने के ठीक बाद भी कुछ पल और सामने वाले की आंखों में देखना, जैसे आपकी नजरें एकदम से हट नहीं रही हैं। लोंडेस अपना एक अनुभव बताती हैं एक सेमिनार का। एक महिला लगातार उनकी आंखों में देख रही थी, तो लोंडेस को लगा भाई ये तो मेरे भाषण से बहुत ही प्रभावित हैं। बाद में पता चला वो सुन नहीं सकती थी और होठ पड़ रही थी। अच्छा। हाँ, लेकिन उस गहरी स्थिर नजर का असर इतना ज्यादा था कि लोंडेस ने बाद में उनसे अलग से बात की, सिर्फ उस नजर की वजह से। सोचिए कितना शक्तिशाली है ये। हाँ, आंखों का संपर्क वो बहुत पावरफुल है। एक तीव्र स्थिर नजर सम्मान दिखाती है, रुचि दिखाती है, यहाँ तक कि लगाव की भावना भी जगा सकती है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि इससे दिल की धड़कन बढ़ सकती है, कुछ वैसा ही जैसा आप प्यार में पड़ने पर होता है। और हाँ, इसे बुद्धिमत्ता से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि जो लोग अमूर्त विचारों में खोए रहते हैं वो अक्सर नजरें चुराते हैं, जबकि सीधा देखने वाला व्यक्ति ज्यादा प्रेजेंट, ज्यादा आत्मविश्वासी लगता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक संतुलन जरूरी है। खासकर पुरुषों के बीच बहुत देर तक घूरना शायद थोड़ा आक्रामक लग सकता है। तो चिपचिपी निगाहें, डरावनी नहीं। बिल्कुल, ये संतुलन जरूरी है। अच्छा, आंखों के बाद है शारीरिक मुद्रा, हमारा पोस्चर। तकनीक 4 थोड़ी मजेदार है। हैंग बाय योर टीथ, मतलब दांतों से लटकने की कल्पना करना। सुनने में अजीब है, पर शायद असरदार हो। सोचिए कि हर दरवाजे की चौखट से वो सर्कस वाला आयरन जॉब बिट नहीं होता जिसे दांतों से पकड़ के लटकते हैं, वो लटक रहा है। और जब आप दरवाजे से गुजरें तो सोचें कि आपने उसे दांतों से पकड़ा है और वो आपको ऊपर खींच रहा है। इससे होता क्या है, आपकी रीढ़ एकदम सीधी, सिर ऊंचा, कंधे पीछे। आप तुरंत ज्यादा आत्मविश्वासी, ऊंचे लगते हैं, एक विजेता की तरह। किताब में वो मशहूर वॉलेंडा सर्कस परिवार का जिक्र है। उनकी वो शानदार सीधी मुद्रा उनके आत्मविश्वास का प्रतीक थी, चाहे वो कितने भी खतरनाक करतब कर रहे हों। हाँ, और ये सिर्फ दिखने की बात नहीं है, ये महसूस करने की भी बात है। हमारा पोस्चर सीधे सीधे हमारे कॉन्फिडेंस लेवल पर असर डालता है, और इस पर भी कि दुनिया हमें कैसे देखती है।
एक अच्छी सीधी मुद्रा तुरंत ये संकेत देती है कि ये व्यक्ति सक्षम है, पॉजिटिव है, अपने ऊपर कंट्रोल रखता है। ये उन 10 सेकंड की पहली छाप का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बिना बोले बनता है, और ये आगे की बातचीत के लिए एक तरह से नींव रखता है। तो ठीक है, बिना बोले हमने अपनी छाप छोड़ दी। अब आते हैं शब्दों पर, और यहीं अक्सर वो छोटी बातचीत, स्मॉल टॉक जिसे कहते हैं, उसमें लोग अटक जाते हैं। तकनीक नंबर 10, मेक अ मूड मैच, मतलब माहौल या मिजाज का मिलान करना। ये क्या है? इसका मतलब है कि कुछ भी कहने से पहले एक पल रुकिए, सामने वाले की एनर्जी देखिए, आवाज का लहजा, हाव भाव, क्या वो उत्साहित हैं, थके हुए हैं या तनाव में। कोशिश करें कि आपकी शुरुआती बातचीत का जो टोन है वो उनके मिजाज से मेल खाए। लॉन्डिस ने वो मेंसा सदस्यों वाला किस्सा बताया है। एक धीमी लिफ्ट में वो लोग अपनी इंटेलिजेंस दिखाने के चक्कर में तुरंत तकनीकी जवाब देने लगे, जबकि लेखिका लिफ्ट धीरे चलने से थोड़ी सुस्त, शांत महसूस कर रही थी। अगर वो पहले लेखिका के मूड से मिलते तो शायद कनेक्शन बन पाता। यहां वो एनर्जी मैच नहीं हुई। हाँ, और ये साइकोलॉजिकली बहुत अहम है। जब आप किसी की भावनात्मक स्थिति से, उसके मूड से मेल खाते हैं, तो वो आपको अपने जैसा महसूस करते हैं और आपकी बात सुनने को ज्यादा तैयार होते हैं। आप उन्हें वहीं मिलते हैं जहां वो हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें खींचकर अपने एनर्जी लेवल पर लाने की कोशिश करें। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सहानुभूति दिखाने और एक आरामदायक माहौल बनाने का पहला कदम है। एक बार वो कनेक्शन बन जाए, फिर आप धीरे धीरे बातचीत की एनर्जी बदल सकते हैं। और बातचीत शुरू करने के वो आम सवाल, आप कहाँ से हैं या आप क्या करते हैं, अक्सर इनके जवाब एक शब्द में खत्म हो जाते हैं, दिल्ली, इंजीनियर, बात खत्म। यही काम आती है तकनीक 15-16, नेवर द नेकेड सिटी जॉब, यानी कभी भी सिर्फ शहर का नाम या सिर्फ अपना पद ना बताएं। जैसे कोई पूछे आप कहाँ से हैं और आप कहें कोलंबस ओहायो, तो बात वहीं रुक सकती है। लॉन्स कहती हैं कुछ दिलचस्प जानकारी जोड़ दें, जैसे कोलंबस ओहायो, हाँ वही शहर जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस पर है। वहां पता है सांता मानिया जहाज की एक रेप्लिका भी है। अच्छा। हाँ, इससे सामने वाले को पूछने के लिए कुछ और मिल जाता है। इसी तरह सिर्फ मैं वकील हूं कहने के बजाय कुछ ऐसा कहें जिससे आपके काम का अंदाजा लगे, जैसे मैं एक वकील हूं, छोटे बिजनेस को कानूनी मामलों में मदद करता हूं। इससे बातचीत को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देखो, ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये बातचीत के लिए एक तरह से चारा डालना है, कॉन्टेक्स्ट देना है। इससे बातचीत जिंदा रहती है और ये भी पता चलता है कि आप अपनी पहचान को सिर्फ एक लेबल नहीं मानते। आप सामने वाले को अपने बारे में थोड़ा और जानने, आपसे जुड़ने का एक आसान रास्ता दे रहे हैं, एक हुक दे रहे हैं जिस पर वो अपनी बात अटका सकें। और बातचीत को आगे बढ़ाने का एक और बड़ा आसान तरीका है तकनीक नंबर 20, पैरोटिंग, तोते की तरह दोहराना। सुनने में शायद थोड़ा बचकाना लगे, पर ये काम करता है। जब समझ ना आए कि आगे क्या कहें, तो बस सामने वाले के कहे आखिरी कुछ शब्दों को सवाल की तरह दोहरा दें। किताब में लेखक ने अपने टैक्सी ड्राइवर फिल के साथ इसका इस्तेमाल किया था। फिल ने कहा, मैं कल रात थिएटर गया था। लेखक ने पूछा, थिएटर? फिल बोला, हाँ, एक बड़ा मजेदार शो था। लेखक, मजेदार शो? और इस तरह फिल ने पूरी कहानी खुद ही सुना दी। लेखक को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पर क्या यह हमेशा काम करता है? कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं? यह अच्छा सवाल है। देखिए, जाहिर है इसका इस्तेमाल समझदारी से करना है। अगर आप पूरी बातचीत में बस यही करते रहेंगे तो सामने वाला जरूर चिढ़ जाएगा। लेकिन बीच बीच में जब आप सच में अटक गए हों या चाहते हो कि सामने वाला अपनी बात और खोले, तो ये एक बढ़िया टूल है। ये दिखाता है कि आप सुन रहे हैं, भले ही सिर्फ दोहरा रहे हो, और ये सामने वाले को अपनी बात और साफ करने या उसे विस्तार देने के लिए उकसाता है। ये बातचीत का बोझ थोड़ी देर के लिए उन पर डाल देता है। इसी से मिलती जुलती एक और तकनीक है 45, इकोइंग, उनकी शब्दावली को दोहराना। जैसे अगर कोई अपनी नई पहाड़ी झोपड़ी को शैले कहता, शैले, तो आप भी उसे शैले कहें, कैबिन नहीं, भले ही आपके लिए वो कैबिन ही क्यों ना हो। हाँ, ये बहुत सटल है पर बहुत शक्तिशाली है। जब आप किसी व्यक्ति के इस्तेमाल किए हुए खास शब्दों को, संज्ञा, क्रिया, विशेषण अपनी बातचीत में शामिल करते हैं, तो ये अवचेतन स्तर पर एक जुड़ाव बनाता है। उन्हें लगता है कि आप उनकी दुनिया, उनके मूल्यों, उनके नजरिए को समझते हैं। आप उनकी भाषा बोल रहे हैं। जैसे अगर कोई अपनी गाड़ी को बीस्ट कहता है, तो आप भी मजाक में उसे बीस्ट कह सकते हैं, न कि सिर्फ गाड़ी। ये नकल नहीं है,
ये एक तरह की भाषाई सहानुभूति है, समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो हमने पहली छाप छोड़ी, बात शुरू की, जारी रखी। अब थोड़ा और गहरा चलते हैं, मजबूत रिश्ते और विश्वसनीयता बनाने की तरफ। तकनीक 27 है किल द क्विक मी टू, यानी तुरंत अरे मैं भी या मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कहने से बचना। ये तो थोड़ा उल्टा लग रहा है। समानताएं तो कनेक्शन बनाती हैं, है ना? हाँ, बनाती हैं, लेकिन लाउंस का तर्क है कि अगर आप इसे फौरन बता देते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। थोड़ा इंतजार करें। उन्होंने अपना अनुभव बताया जब कोई उनके होम टाउन वॉशिंगटन डीसी के बारे में बड़े चाव से बता रहा था। लाउंडिस ने तुरंत नहीं टोका कि अरे मैं तो वहीं से हूँ। उन्होंने उसे अपनी यात्रा, अपने अनुभव सब विस्तार से बताने दिया। जब बातचीत में बाद में ये बात खुली कि लाउंडिस भी वहीं से हैं, तो वो व्यक्ति और भी ज्यादा इम्प्रेस हुआ कि भाई इन्होंने मुझे अपनी पूरी कहानी कहने दी, ध्यान से सुना। इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। जब आप तुरंत मैं भी नहीं कहते तो आप ज्यादा आत्मविश्वासी लगते हैं, कम उतावले लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप बस कनेक्शन बनाने का कोई मौका ढूंढ रहे हैं। आप सामने वाले को महसूस कराते हैं कि उनकी कहानी, उनका अनुभव आपके लिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आपसे जुड़ता है। जब बाद में वो कॉमन बात पता चलती है तो वो एक ज्यादा सुखद सरप्राइज जैसा लगता है और कनेक्शन ज्यादा गहरा महसूस होता है। ये दिखाता है कि आप एक अच्छे श्रोता हैं। सुनने के बाद चलिए तो तारीफ करना भी एक कला है। 2 दिलचस्प तकनीकें हैं यहाँ। एक है #50 ग्रेप वाइन ग्लोरी, मतलब तारीफ अंगूर लता की तरह फैलाना, दूसरों के जरिए पहुंचाना। और दूसरी है #55 किलर कॉम्प्लीमेंट, यानी एक बेहद खास, निजी और यादगार तारीफ। सीधी तारीफ में क्या हर्ज है वैसे? सीधी तारीफ खासकर अगर किसी ऐसे से मिले जिससे आपको कुछ काम हो सकता है तो कई बार थोड़ी पता है चापलूसी जैसी लग सकती है, शक होता है। लेकिन सोचिए अगर आपका कोई कॉमन दोस्त आपको बताए कि अरे यार वो तुम्हारी उस प्रेजेंटेशन की बड़ी तारीफ कर रही थी, तो उसका असर ज्यादा सच्चा, ज्यादा गहरा होता है ना? इसे लोंडिस ग्रेप वाइन ग्लोरी कहती हैं। और किलर कॉम्प्लीमेंट वो है जो बहुत स्पेसिफिक हो, निजी तौर पर दी जाए और सीधे आंखों में देखकर। किताब में लोंडिस ने अपनी रूममेट क्रिस्टीन का किस्सा सुनाया, जिसे सालों पहले किसी पार्टी में फ्रेड नाम के व्यक्ति ने कहा था, क्रिस्टीन तुम्हारी आंखें वे बहुत शांत, नीली और गहरी हैं। ये तारीफ इतनी खास और निजी थी कि क्रिस्टीन को सालों बाद भी याद रही। वाह, बिल्कुल। अप्रत्यक्ष तारीफ ग्रेप वाइन ग्लोरी ज्यादा भरोसेमंद लगती है क्योंकि उसमें तारीफ करने वाले का कोई सीधा स्वार्थ नहीं दिखता। और किलर कॉम्प्लीमेंट इसलिए असरदार है क्योंकि ये दिखाता है कि आपने सच में सामने वाले पर ध्यान दिया है, उनकी किसी खास खूबी को नोटिस किया है जो शायद आम तौर पर लोग नहीं करते। और इसे अकेले में निजी तौर पर देना जरूरी है ताकि ये खास महसूस हो और दूसरों के सामने अजीब न लगे। ये उन आम तारीफों से कहीं ज्यादा यादगार होता है। अब आते हैं पारदर्शिता पर, क्लैरिटी पर। तकनीक 80 है बेयर द बरीड WIFM, यानी इसमें मेरे लिए क्या है, What's in it for me? और इसमें आपके लिए क्या है, What's in it for you? कुछ साफ करना, खासकर जब आप किसी से मदद मांग रहे हो या कोई मीटिंग तय कर रहे हो। लोंडिस ने सैम नाम के एक परिचित का उदाहरण दिया है। सैम ने उन्हें लंच पर बुलाया, बताया नहीं क्यों। लंच के दौरान पता चला कि सैम चाहता था कि लोंडिस उसके संगठन के लिए मुफ्त में भाषण दें। लोंडिस को यह अच्छा नहीं लगा क्योंकि एजेंडा छिपा हुआ था। अगर सैम पहले ही बता देता कि उसे क्या चाहिए तो शायद लोंडिस मदद कर भी देती या कम से कम लंच पर जाने का फैसला सोच समझ कर लेती। बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी जो है वो विश्वास की नींव है। जब आपका इरादा छिपा होता है तो सामने वाले को लगता है कि आप शायद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। साफ साफ बता देना कि आप क्या चाहते हैं और अगर हो सके तो ये भी कि सामने वाले को इससे क्या फायदा हो सकता है, भले ही वो फायदा सिर्फ एक अच्छी बातचीत या जानकारी का आदान प्रदान ही क्यों ना हो। ये ज्यादा सम्मानजनक तरीका है। इससे रिश्ते खराब होने के बजाय मजबूत होते हैं, चाहे आपका वो खास अनुरोध माना जाए या न माना जाए। और रिश्तों को बनाए रखने के लिए एक आखिरी दिलचस्प तकनीक है #92 द ग्रेट स्कोर कार्ड इन द स्काई। रिश्तों का एक अदृश्य स्कोर कार्ड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हर रिश्ते में, चाहे वो निजी हो या प्रोफेशनल, एक तरह का अनकहा हिसाब किताब चलता रहता है। किसने किसके लिए कब क्या किया, किसने ज्यादा दिया है, कौन किसका एहसानमंद है। लोंडिस ने चार्ल्स का उदाहरण दिया जिसने उन्हें डिनर पर बुलाकर इंतजार करवाया
फिर ठीक से माफी मांगने या भरपाई करने के बजाय दोबारा उन्हीं के घर डिनर पर आने का सुझाव दे दिया। अरे वाह! हाँ, चार्ल्स ने रिश्ते के उस स्कोरकार्ड को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। ये नहीं समझा कि अब उसकी बारी थी कुछ करने की, एहसान चुकाने की। आपसी सम्मान, पारस्परिकता के बारे में है। ये समझना कि कब आपको पहल करनी चाहिए, कब आपको एहसान का बदला चुकाना चाहिए और कब आप उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति कुछ करेगा। ये समझ रिश्तों को स्वस्थ और टिकाऊ बनाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सचेत रहना चाहिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए। देखना चाहिए कि कहीं हम हमेशा लेने वाले या हमेशा देने वाले तो नहीं बन रहे। तो ये तो हुई कुछ पॉजिटिव तकनीकें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनसे बचना चाहिए। 2 छोटी मगर जरूरी बातें। तकनीक 30, घिसे पिटे मुहावरों यानी क्लीशेज का इस्तेमाल करने से बचें। और तकनीक 33, कभी किसी का मजाक न उड़ाएं, ट्रैश द टीजिंग, खासकर दूसरों के सामने। ये इतनी जरूरी क्यों है? लॉन्डेस बॉब का उदाहरण देती हैं। उसने अपने बॉस लुइस के हाथ से वाइन गिर गई तो सबके सामने मजाक किया। वाइन का मजा ले रहे हो लुइस? बॉब का इरादा शायद माहौल हल्का करना था, लेकिन बॉस को यह बहुत बुरा लगा और यह बॉब के करियर के लिए महंगा पड़ गया। इसी तरह वो जो मुहावरे होते हैं, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो या पत्थर की लकीर, इनको बार बार इस्तेमाल करने से आपकी बातचीत थोड़ी उबाऊ, बिना मौलिकता के लग सकती है। हाँ, ये छोटी छोटी लगने वाली बातें असल में आपकी परिपक्वता, आपकी संवेदनशीलता, आपकी सामाजिक समझ को दिखाते हैं। मजाक उड़ाना, चाहे कितने भी हल्के अंदाज में क्यों न हो, अक्सर सामने वाले को नीचा दिखाता है और आपकी छवि को बचकाना बना सकता है। खासकर तब जब आप किसी ऐसे का मजाक उड़ा रहे हो जो आपसे पद या उम्र में बड़ा हो या किसी मुश्किल स्थिति में हो, और वो घिसे पिटे मुहावरे आपकी भाषा को कमजोर करते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पास अपने ओरिजिनल विचार या शब्द नहीं है। सफल और प्रभावशाली लोग अक्सर अपनी भाषा को लेकर सजग होते हैं। तो लेल मॉन्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन के इस विश्लेषण से हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी चीजें, एक धीमी मुस्कान, नजरें मिलाए रखना, सही शब्दों का चुनाव, यहाँ तक कि मुहावरों से बचना हमारे संवाद को और हमारे रिश्तों को कितना प्रभावित कर सकती हैं। ये वाकई दिखाता है कि प्रभावी ढंग से बात करना एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये तकनीकें सिर्फ ट्रिक्स या हथकंडे नहीं है। इनका असली मूल्य तब है जब इन्हें ईमानदारी, सम्मान और सच में दूसरों से जुड़ने की नीयत से इस्तेमाल किया जाए। अगर इन्हें सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने या उनसे अपना काम निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो लोग देर सवेर समझ जाते हैं और फिर ये तकनीकें उल्टा असर भी कर सकती हैं। ऑथेंटिसिटी मतलब प्रामाणिकता, वो सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, प्रामाणिकता के बिना ये सब खोखला है। और चलिए श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। क्या हम सब अनजाने में ही सही अपने रिश्तों में उस अदृश्य स्कोरकार्ड का हिसाब रखते हैं? और क्या ये सारी तकनीकें सिर्फ दूसरों पर अपनी छाप छोड़ने के तरीके हैं, या ये हमें वाकई एक दूसरे को बेहतर समझने और गहरे सार्थक संबंध बनाने में मदद कर सकती हैं? सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी चर्चा के साथ। अलविदा।